नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे रीट 2021 के मॉडल पेपरों के बारे में। हम पार्ट जो 4 है वो हल कर चुके हैं और अब ये हमारा 5वां पार्ट है इसका, जिसमें आपको ईवीएस के 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपका 5वां पार्ट 30 प्रश्न आते हैं ईवीएस के। साथ ही जो ईवीएस के 30 प्रश्न हैं वो नवीनतम पाठ्यक्रम पर, जो नया पाठ्यक्रम हमारा है, जो नए टॉपिक जुड़े हुए उन सभी को शामिल करके प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप सभी साथ इसको पूरा देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सहायता होने वाली है अपनी तैयारी में। अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। साथियों, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की। अगर आपने, एक बात और बता देता हूं, अगर पहले के 4 पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जिसमें मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और गणित के पेपर हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, उनको हल करना है, उसके बाद इसको हल करना है। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा है? किस दुर्ग को कहा था राजस्थान का वेल्लोर? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी नाहरगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी भैंसरोडगढ़। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का जो वेल्लोर कहा था वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा था। और ये दुर्ग कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है मित्रों, चित्तौड़गढ़ में। तारागढ़ जो है बूंदी जिले में स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर जिले में स्थित है और गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। मित्रों, आप सभी साथी ध्यान रखें, आपका नया टॉपिक जोड़ा है प्रमुख दुर्ग, महल इस बार उससे प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी साथियों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मारवाड़ के 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गोगाजी, ऑप्शन 2 तेजाजी, ऑप्शन 3 रामदेव जी, ऑप्शन 4 मेहाजी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तेजाजी। मारवाड़ के 5 पीरों में सम्मिलित नहीं किया गया है। आप सभी को बता दूं, राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। 5 प्रमुख पीर माने थे मारवाड़ के, आप सभी साथी ध्यान रखें। पाबू हरबू रामदे मांगल या मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी मेहा। तो आप सभी साथी याद कर ले, गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी, पाबू जी और हड़बू जी। ठीक है मित्रों, ये हमारे 5 पीर थे, हड़बू जी। ठीक है, इन 5 को याद रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए जीर्ण माता, ऑप्शन 2 नागणेशी माता, ऑप्शन 3 शीतला माता, ऑप्शन 4 ब्राह्मणी माता। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शीतला माता एकमात्र ऐसी माता जी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और इनका जो प्रमुख मेला कहाँ भरता है मित्रों, आप सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं। चाकसू जयपुर में इसका मेला भरता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। कजली तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 भाद्रपद कृष्ण तृतीया। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़े मित्रों, कजली तीज पूछी गई है और कजली तीज जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज को हम बड़ी तीज कहते हैं और बूढ़ी तीज भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? बड़ी तीज और बूढ़ी तीज। आप सभी देखिए, कजली तीज पूछी गई। अगर आपसे छोटी तीज पूछ ली जाती तो आपका आंसर होता श्रावण शुक्ल तृतीया। मित्रों, श्रावण शुक्ल तृतीया क्या होता है? छोटी तीज होती है। आप सभी साथी ध्यान रखें। ठीक है, जो कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। चलते साथियों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी रोहिड़ा, ऑप्शन 4 गेंदा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, राज्य पुष्प जो है हमारा रोहिड़ा है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, राज्य पुष्प क्या है हमारा? रोहिड़ा। ठीक है साथियों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? साथियों, सौरमंडल का आपके नया टॉपिक जोड़ा गया है, उससे प्रश्न लिया गया है। भोर का तारा किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुक्र को हम भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है मित्रों, चमकीला तारा भी इसे कहते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? ऑप्शन ए झुमका, ऑप्शन 2 बाजूबंद, ऑप्शन 3 बोरला, ऑप्शन 4 सटका। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, स्त्रियों का जो आभूषण है वो है हमारा बोरला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बोरला जो है सिर पर पहना जाता है। ठीक है, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में कितने महीने के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान है? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 माह। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, अगर किसी पंचायत की बर्खास्तगी हो जाती है तो उसके कितने महीने के भीतर चुनाव करवाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर 1 6 महीने के अंदर क्या है, चुनाव करवाना पड़ता है। और ये जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां जो अमेंडमेंट किया था, कब किया था, कौन से अनुसूची के तहत किया गया था? 11वीं अनुसूची में शामिल है पंचायती राज विषय। आप सभी से पूछा जा सकता है पंचायती राज जो विषय है कौन सी अनुसूची से है? तो किसी से है 11वीं अनुसूची से 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इस
अनुसूची में, इस अधिनियम में 73वें जो अधिनियम था इसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए थे। कितने साथियों? इस पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद अपनी स्वीकृति ना दे तो? ऑप्शन ए 14 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ऑप्शन 3 दिन, ऑप्शन 4 6 सप्ताह। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 6 सप्ताह में। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं? अध्यादेश पारित करके कानून बना दिया जाता है। लेकिन संसद सत्र जब प्रारंभ होता है तो उस कानून को 6 माह के बाद, 6 माह के भीतर स्वीकृति लेनी होती है। अगर उसको स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वह क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डेंगू होने पर कौन सी कोशिका में कमी आ जाती है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट बिंबाणु, ऑप्शन 4 ये सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो डेंगू रोग होता है उसके होने पर प्लेटलेट बिंबाणु की कमी आ जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मनुष्य की आहार नाल में पाया जाने वाला अवशेषी अंग है? ऑप्शन 1 छोटी आंत, ऑप्शन 2 ग्रहणी, ऑप्शन 3 वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कृमि रूपी परिशेषिका, ऑप्शन 4 आमाशय। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कृमि रूपी परिशेषिका। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से, शैवाल से? साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आवृत बीजी पादप से। कुनैन जो औषधि होती है वो कौन से पेड़ से बनाई जाती है? आप सभी से पेड़ का नाम पूछा जा सकता है तो आप ध्यान रखें। सिनेकोना नाम का पेड़ होता है, उनकी छाल से, उनकी किससे? छाल से बनाई जाती है। और जो सिनोकोना पौधा है वो आवृत बीजी पादप है अर्थात एंजियोस्पर्म पादप है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ताल छापर अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, बीकानेर, टोंक, चूरू। साथियों ताल छापर जो अभयारण्य हमारा वो चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ऑप्शन 1 तेंदू, ऑप्शन 2 पीपल, ऑप्शन 3 नीम, ऑप्शन 4 बरगद। एक बार सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तेंदू के वृक्ष से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है साथियों। तो ऑप्शन जो ये है हमारा तेंदू राइट आंसर है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग साथियों कब की गई थी इसकी स्थापना? मार्च 2005, मार्च 2007, जून 2005, जून 2007। एक बार सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मार्च 2007 में बाल अधिकारों के लिए संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2005 था उसकी स्थापना कब की गई थी? मार्च 2007 में। और इस बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग में 7 सदस्य होते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, 6 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। और इस अध्यक्ष में इनमें से 7 में से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, 2 फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के रेशों का निर्माण पेट्रोलियम आधारित रसायनों के द्वारा होता है? प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे, एक में दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका जो राइट आंसर है पेट्रोलियम आधारित जो रसायन होते हैं वो कृत्रिम रेशे कहलाते हैं हमारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, प्रशिक्षु कानून किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, नशाखोरी व धूम्रपान। साथियों प्रशिक्षु कानून जो है वो हमारे बाल श्रम से संबंधित है। प्रशिक्षु कानून कब लागू किया गया था? 1961 में लागू किया गया था और इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में प्रशिक्षु के रूप में कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है? ऑप्शन 1 उप आर्द्र, ऑप्शन 2 शुष्क, ऑप्शन 3 अर्धशुष्क, ऑप्शन 4 नम। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु होती है उप आर्द्र होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन का विज्ञान है? ऑप्शन ए एरोपोर्टिक, ऑप्शन बी फाइटोजेनी, ऑप्शन 3 पोमोलॉजी, ऑप्शन 4 पेलेबोटनी। साथियों इसका जो राइट आंसर है फाइटोजेनी। पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइटोजेनी। अब साथियों एरोपोर्टिक क्या होता है? हवाओं में पौधों को उगाने से संबंधित है। पोमोलॉजी जो है फलों के उत्पादन में वृद्धि या फिर सुरक्षा और उनके नस्ल सुधार में का जो उत्पादन होता है उनका अध्ययन उससे संबंधित है। पेलियोबोटनी जो है साथियों पौधों की जीवाश्म का अध्ययन इसमें किया जाता है पेलियोबोटनी में।
तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फाइटोजेनी। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त सभी। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राज्य सूची। और राज्य सूची में क्या होता है साथियों, इस राज्य सूची के विषय में जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य को होता है, और संघीय सूची में केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है। ठीक है मित्रों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 छात्रों को अवधारणाएं याद करने में लगाकर, ऑप्शन 2 अधिगम आवधिक मूल्यांकन करके, ऑप्शन 3 सहकारी अधिगम का पालन करके, ऑप्शन 4 अधिक गृह कार्य देकर। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सहकारी अधिगम का पालन करके। सहकारी अधिगम क्या होता है? छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे क्या होता है शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अच्छी समझ विकसित करने में भी ये सहकारी अधिगम सहायता करता है। तो हमारा राइट आंसर है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त सहकारी अधिगम का पालन करके। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भूमिका निर्वाह गतिविधियां सहायता करती है प्रसिद्ध लोगों की भूमिकाएं सीखने में, छात्रों की कक्षा में संलग्न रखने में, अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में, दुनिया में महान काम करने वाले लोगों को महत्व देने में। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। सतीश का जो राइट आंसर है, भूमिका जो निर्वाह गतिविधियां है ऑप्शन नंबर 3 छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व के संबंध में छात्रों को जागरूक बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यावरण में पेड़ों का महत्व बालकों को समझाना है, छात्रों को उसमें जागरूक करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पेड़ों के विभिन्न उपयोग समझाने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री का उपयोग करना, विभिन्न उत्पादों को उदाहरण देना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों का चार्ट दिखाना, उन उत्पादों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हम उसको बगीचे में ले जाएंगे तो खुद बालक प्रत्यक्ष रूप से उनका महत्व समझ पाएंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, छात्रों के वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता? मौखिक परीक्षा, कार्यानुभव गतिविधियां, निबंध प्रकार के प्रश्न, वैकल्पिक अनुक्रिया आधारित प्रश्न। साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निबंध प्रकार के जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ आकलन में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। निबंध प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें व्यक्तिपरक आकलन किया जाता है। ठीक है, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें छात्र अपनी समझ के अनुसार प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़े। विशेषीकृत भाषा का प्रयोग करना, नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, समूह अधिगम को शामिल करना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और दृश्य साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना। दिए गए बिंदुओं में से कौन सा ईवीएस का अध्यापन करते समय प्रासंगिक नहीं है, अर्थात उपयुक्त नहीं है? 1, 2 और 3, ऑप्शन 3 2, 3 और 4, ऑप्शन 4 केवल 2, ऑप्शन 4 केवल। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, 1 लिखना भूल गए, ऑप्शन 4 में केवल 1। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केवल 1। साथियों जो ये विशेषीकृत भाषा का प्रयोग है, हम बच्चों की जो कक्षा होती है उसमें हम क्या करेंगे, एक विशेष भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, इसमें लिखा हुआ है केवल 1। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा CCE का मूल उद्देश्य है? सत्रांत मूल्यांकन का पालन करना, शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना, शिक्षण के लिए सबसे आसान तरीका अपनाना, छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करने के लिए उनका सतत और औपचारिक अवलोकन शामिल करना। एक बार सभी साथी कमेंट करें। आप सभी साथियों को बता देता हूं मित्रों, अगर आप सभी साथी इन 5 प्रैक्टिस सेटों की जो हमारा मॉडल पेपर करवाया जा रहा है इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ये PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है CC का जो मूल उद्देश्य है शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, यदि कक्षा में EVS शिक्षक अक्सर जांच करने वाले तथा कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर प्रश्न जो है टाइप नहीं हो पाया है, प्रश्न पूछती है तो वह ऐसा छात्रों का क्या बेहतर बनाना चाहती है? सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल, प्रेक्षण कौशल, संचार कौशल। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिंतन कौशल। ठीक है, क्योंकि वो कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार से एक EVS शिक्षक छात्रों को वातावरण में चीजों की परस्पर निर्भरता के संबंध में समझा जा सकता है? ऑप्शन 1, उनके पास विभिन्न जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच आपसी संबंध के बारे में जानकारी है, उसके आधार पर उन्हें वर्कशीट बनाने के लिए कहकर। शिक्षक द्वारा छात्रों को छोटी छोटी क्लिप दिखाकर प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या तथा उसका सार संक्षेपण करके
मौखिक रूप से वातावरण के विभिन्न घटकों के आपसी संबंधों की अवधारणा पर चर्चा करके उन्हें कक्षा की दीवार पर लटके भोजन जाल के मॉडल का अवलोकन करने के लिए कहकर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक द्वारा छात्रों को छोटी छोटी क्लिप दिखाएंगे और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या उसका सार संक्षेपण करके। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, छात्रों के अधिगम स्तर की जांच के लिए NCERT की EVS पुस्तकों के अध्याय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है। हमने क्या सीखा है? चलो बनाएं, सोचो और बताओ, पता करो और लिखो। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हमने क्या सीखा है। ठीक है साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखिए, इन्होंने 6 थीम बताई थी, वो 6 थीम आपको देखनी है। कौन कौन सी थीम थी साथियों, उसके आधार पर हमारा पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको शामिल किया गया है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 1 और 2 में EVS पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खेल के माध्यम से EVS सिखाना, स्कूल में स्थानीय ज्ञान से संबंधित अवधारणाएं सिखाना, भाषा और गणित के साथ EVS के क्षेत्र का एकीकरण, ऑप्शन 4 सतत मूल्यांकन शामिल किए बिना सभी विषयों का शिक्षण। साथियों एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, भाषा और गणित के साथ EVS के क्षेत्र का एकीकरण करना। साथियों जो पर्यावरण विषय है वो हमारा एक एकीकृत विषय है, आपस में एक दूसरे से संबंधित विषय है, तो इसमें हम भाषा और गणित के साथ EVS के क्षेत्र का एकीकरण करके पढ़ाएंगे साथियों। इसका उपयोग करने से क्या होगा, विषय को बार बार नहीं पढ़ाना पड़ता है, जिससे छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम पड़ता है। तो साथियों हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारे मॉडल पेपर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने स्कोर हुए इन 5 में आप सभी कमेंट करेंगे। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो जितने भी साथी रीट भर्ती परीक्षा तैयार करें उन सबके साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। धन्यवाद साथियों। अगर आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।